We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल डबास लगातार बने हुए। राहुल, एक तरफ अमेरिका बार बार चेतावनी दे रहा है ईरान को, इजराइल का साथ दे रहा है, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट से, उनके बयानों से इस बात का भी अंदेशा लगता है कि वो एक कूटनीतिक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच में। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ समस्या ये है कि अमेरिका के बहुत से एयर स्पेस है, एयर बेस है या नेवल बेस है जो आसपास के देशों में मौजूद है, चाहे वो कतर हो या फिर उसके अलावा यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, इराक हो, और वहाँ पर अगर जंग का दायरा फैलता है तो निश्चित तौर से जो नुकसान है वो अमेरिकन सोल्जर्स का होगा। और डोनाल्ड ट्रंप इसी लिहाज से चुनावी मैदान में आए थे कि वो जंग रुकवाएंगे, जंग करेंगे नहीं, चाहे वो गाजा का मामला हो या यूक्रेन का। और भारत पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उन्होंने यही कोशिश की थी। तो पहली कोशिश ये रही कि अपने सोल्जर्स को ना मरवाया जाए, उनके ऊपर हमला ना हो और जंग रुकवाने की कोशिश की जाए, क्योंकि सवाल अमेरिका के इकबाल को लेकर भी खड़ा होता है कि भले ही भारत, चीन और जापान का बड़ा क्रूड ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है तो अमेरिकन सुपरमेसी के ऊपर सवाल उठेगा, यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो नहीं पाएगा। दूसरी वजह यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक तरीके से दबाव डाल रहे हैं खामेनी के ऊपर, पशकियान के ऊपर, राष्ट्रपति ईरान के ऊपर, कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि तेहरान बम्बार्टमेंट से बच जाए, बम वर्षकों से बच जाए, तो ज़रूरी है कि आप हस्ताक्षर कीजिए उसी डील के ऊपर जो डील अमेरिका थोपना चाहता है, ठीक उसी तरीके से जैसे ओबामा प्रशासन के वक्त भी डील की गई थी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले जब आए थे तो 2019 के आसपास उस डील को कैंसिल कर दिया गया था। तो एक तरफ अमेरिका है जो दबाव बना करके डील पर साइन करवाना चाहता है, और एक तरफ इजराइल है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के जन्मदिन पर उन्हें कॉल करके बताया कि देखिए, आपके असैसिनेशन का प्लान किया गया था, आपको मारने के पीछे ईरान का हाथ हो सकता था, और हम सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ाई अमेरिका की भी लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर से दबाव और राजनीति, जियोपॉलिटिक्स बहुत तेज तरीके से चलती हुई नजर आ रही है पश्चिम एशिया से लेकर के और G7 की मीटिंग पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद है। जी, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है राहुल कि अब तक हमने यही देखा है कि युद्ध में जो भी फैसला होता है वो मैदान में नहीं, एक टेबल पर होता है। तो क्या इस बार भी यही उम्मीद लगाई जाए कि अब आने वाले वक्त में टेबल पर बैठक होगी, बातचीत होगी और उसके बाद युद्ध विराम की भी घोषणा होगी? देखिए, एक अंग्रेजी की कहावत है कि इफ यू आर नॉट ऑन टेबल यू आर इन मेन्यू, यानी टेबल पे वही बैठेगा जो समकक्ष होगा। और यही वजह है कि लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं, उसके बावजूद यूक्रेन और रशिया यानी व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साथ में बैठे नहीं है, क्योंकि वेट का अंतर है। और यहाँ पर कौन कितना हैवी वेट है, तेल अवीव को कितना नुकसान होगा, तेहरान को कितना नुकसान होगा। बीते 5 दिनों से यही बताने की कोशिश है कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि टेबल पर ही टॉक होगी और टेबल पर ही समझौता होगा, लेकिन टेबल पर कौन कितना हैवी वेट होगा यही जताने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं, चाहे वो ईरान हो या फिर इजराइल। जी राहुल, इन सब से इतना अगर हम देखें तो इसमें चर्चाएं इस बात की हैं, खबर यह भी सामने आ रही है कि टर्की का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें देखने को मिल रहा है। टर्की भी अमेरिका से इस बात का जिक्र कर रहा है कि मैं भी तैयार हूं मध्यस्थता कराने के लिए। देखिए, टर्की मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। भारत की तरफ से भी ये कहा गया कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति से पहले हमारी बात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और बेंजामिन नेतन्याहू की, तो भारत ने भी कहा था कि वो बातचीत कराने की कोशिश कर सकते हैं। टर्की का स्टेक दोनों लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है कि ओटोमन एम्पायर के बाद अर्दगोन की कोशिश है कि वो मुस्लिम ममालिक का उम्मा बन के निकले, यानी सरपरस्त नेता बन के निकले, और यही वजह है कि वो कोशिश कर रहे हैं मध्यस्थता की। लेकिन निश्चित तौर से टर्की बहुत ज्यादा हैवीवेट इस क्षेत्र में कम से कम इन दोनों लड़ाइयों में नजर नहीं आता। अगर मध्यस्थता हो सकती है तो वो रूस या फिर अमेरिका की वजह से हो सकती है, और यही वजह है कि 55 मिनट की बातचीत जो व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुई वो बेहद महत्वपूर्ण थी। जी, पर अभी चर्चाएं इस बात की हैं कि रूस का साथ ईरान को मिल रहा है और ईरान अब ये मान चुका है कि अब आने वाले वक्त में अगर वो इजराइल को मुंहतोड़ जवाब नहीं देता है तो वो अस्तित्व ईरान का खतरे में आ जाएगा, जिसको लेकर लगातार अब तक तो तमाम चर्चाएं थी और वो एक कोल्ड वॉर की तरह जो तमाम स्टेटमेंट एक दूसरे के खिलाफ दिए जा रहे थे उसका अंत हो जाएगा।
निश्चित तौर से ईरान को दो तरीके से साथ मिल रहा है। पहला तो ये कि रूस वाले लोग, वो है व्लादिमीर पुतिन, वो इंसान है जो देखते हैं कि हमारा किसने किस जंग में मदद की। जब TB2 ड्रोन्स की तरफ से मदद की जाती है यूक्रेन के वॉर में, रशिया की तरफ से ड्रोन्स पहुंचते ही ईरान के, तो ईरान का सपोर्ट अब रशिया भी कर रहा है, चाहे वो S-300 की बैटरीज के जरिए हो या इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए या फिर अपने पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल वेट के जरिए। और दूसरा जो फिलहाल ईरान को साथ कम से कम परोक्ष रूप से मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो पाकिस्तान का भी नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इसलिए सपोर्ट करता हुआ नजर आता है अमेरिका की पाकिस्तान की तरफ से जो बॉर्डर है बलूचिस्तान का, उसके जरिए क्या ग्राउंड इन्वेजन हो सकती है ईरान के ऊपर। और पाकिस्तान ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल वो ईरान के साथ है। तो ईरान के साथ परोक्ष रूप से पाकिस्तान भी है, चीन भी है, रूस भी है और तुर्की भी है। और अब ये देखना होगा कि अमेरिका जब सीधे तौर पर जंग में निकल के आएगा, तब जो उसके साथ फिलहाल नजर आ रहे हैं वो साथी कितनी देर तक साथ में बने रहेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।